अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। स्टॉक मार्केट ने जब क्रैश किया, डॉलर ने उड़ान भरी तो शदीद तनकीद हुकूमत के ऊपर शुरू हुई। ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो मुआशी आशारिये और मईशत को संभाल नहीं पा रही। दूसरी तरफ आज दो वज़रा ने, एक मुशीर तिजारत और मुशीर ख़जाना, उन्होंने बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि ये गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी क्यों हमारी इम्पोर्ट बढ़ रही है, क्यों हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और ये सब कुछ थोड़े अरसे में ठीक हो जाएगा। मिनी बजट आइंदा दिनों में मुतवक्के है। आवाम के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमत से पूछो तो वो कहते हैं थोड़े दिन की बात है, अपोजिशन से पूछो तो वो कहते हैं कि जी ये इनसे तो ये मसला हल कभी भी नहीं हो सकेगा, इनकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने जो लोकल बॉडीज एक्ट है, ईवीएम मशीन पर इलेक्शन के शिक में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब ये ईवीएम वाला मामला जो है, इसका क्या होना है कि ईवीएम जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में इस्तेमाल हो सकेगी नहीं, क्या होगा सिलसिला, किस तरीके से सारा होगा, इस पर थोड़ी बात करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया सियालकोट में आज, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो एक श्रीलंकन जो है वो मैनेजर थे एक फैक्ट्री में, जिनको जो है वो एक बड़े मॉब ने जो है वो निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने भी उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तमाम जमातों ने अभी तक उसके ऊपर जो है उसकी मज़म्मत की है और साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सुबाई, और कुछ लोगों की जानिब से भी इसकी मज़म्मत की गई। इस पर भी थोड़ा सा करेंगे और कुछ और अहम मामलात पे अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होंगे मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान है वज़ारत ख़जाना के। आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर अली जफर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो मिनी बजट आ रहा है, जो इसकी पोजीशन है, हमारे सामने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें भी आ गई हैं कि क्यों ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एक परसेप्शन है वो ये है कि इस वक्त चाहे वो स्टॉक मार्केट का क्रैश होना हो या दीगर चीज़ें हो, वो हुकूमत के इख्तियार से बाहर निकलती जा रही हैं। मैं इससे पहले कि आपसे मजीद ज़रा तफसील से बात करूँ, खुर्रम दस्तगीर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शौकत तरीन साहब की जानिब से और रज़ाक दाऊद साहब की जानिब से, उन्होंने उसमें सारी तफसील बताई है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है और साथ ही कहा थोड़ा सा सब्र भी कर लें आप लोग। हम कैसे सब्र कर लें अब्बासी साहब? पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई जो जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की तो 1% थी, वो अगस्त 2019 में कोविड आने से कोई 7 माह पहले वो डबल डिजिट्स में गई, पहली दफा 11% हुई। उस वक्त शायद उनका कहना ये था कि जी सब्र कर लें, अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन अब 30 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई कंट्रोल नहीं हुई और वो अभी तक डबल डिजिट्स में है। अभी जब परसों नंबर्स दिए तो उन्होंने कहा कि 12% अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई इस वक्त चल रही है। तो ये तो हमें नई नई कहानियां सुनाते हैं। ये हुकूमत हर 1 महीने के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर शादियाने भी बजा देती है। जब वो 1 महीने के स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो तबाही का पैगाम लाते हैं तो फिर कहते हैं देखें सब्र करें। अब इस महीने जो पिछला भी नवंबर गुजरा है, पाकिस्तान की 74 साला तारीख में 1 महीने का ट्रेड डेफिसिट $5 अरब कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने ये हुआ है कि जी $8 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई हैं, 2.9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। और वो जो इनबैलेंस है असल में तो वो वजह है रुपए के गिरने की। ये लोगों को नजर आ रहा है कि ये हुकूमत इस काबिल नहीं है मैनेज करने के, और उन्होंने सिग्नल दिया हुआ है कि जी फ्री फ्लोट करेंगे हम, जो रुपया है जहां मर्जी जाए नीचे तक जाए, वो IMF का हुक्म ये है। तो ये हुकूमत जो बिल्कुल अब देखिए ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स नवंबर में 27% थी। इसका मतलब है कि रिटेल वैल्यू में जहां मैंने और आपने और पाकिस्तान के मेहनतकश ने और टीचर्स ने और प्रोफेशनल्स ने जब खरीदारी करनी है तो आने वाली महंगाई की खबर होलसेल प्राइस इंडेक्स ने दे दी है कि 27% बढ़ गई है।
जो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग जो 51 चीजें खरीदते हैं, जिसमें दूध है, घी है, चीनी है, आटा है, दालें हैं, उनकी एक दफा फिर जो पिछले हफ्ते महंगाई थी वो 18% थी। तो ये चाहे 1000 क्लेम करें, स्टैटिस्टिक्स को ऊपर से पकड़ें, नीचे से पकड़ें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम भूखे हैं। तो इस हुकूमत ने एक तो गरीब आवाम का कत्लेआम किया महंगाई के जरिए, दूसरा IMF के मुआहदे और दूसरे मुआहदों के जरिए कौमी खुद मुख्तारी का कत्लेआम किया। कल स्टॉक मार्केट में कत्लेआम हुआ। अब जितना मर्जी छुपा लें, इसको नंबर्स घुमा लें, लेकिन फैक्ट ये है कि चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे वो पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार हो, अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई हो, पाकिस्तान में ओवरऑल जो आपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके अपने बैलेंसेस कायम रखने हैं, चाहे वो मामला हो। और छठा, देखिए, छठा फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस का कल इन्होंने निकाला है उसको। 4 वजीर खजाना बदल चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत जो है वो टोटली रडरलेस है, कैप्टनलेस है, और ये हचकोले खा रही है पाकिस्तान की मुईशत की कश्ती। और उस हचकोले खाती कश्ती में से पाकिस्तान के गरीब जो हैं वह कत्लेआम उनका हो रहा है। ठीक, बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि आप आदाद शुमार जितने आपकी हुकूमत दिखा दे, ये जो मिनी बजट ला रहे हैं, इससे जो है वो लाने की बुनियादी वजह यही है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप जो दिखा रहे हैं, इंपोर्ट उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बिल आपके सामने है। अगर हम टेक्निकल बहस से निकल जाएं तो वो कहते हैं जो 50 चीजें एक आम बंदे के खाने पीने की हैं वो ही एक्सेसिबल नहीं रहती हैं, अगर महंगी और हो जाती हैं तो किस तरीके से जो है वो किसी बंदे को पता चलेगा कि ये हुकूमत, इसकी मईशत जो है वो तरक्की कर रही है या आगे बढ़ रही है? जी देखिए, जो मईशत तरक्की कर रही है उसके लिए आपको सबसे पहले जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सामने रखने पड़ेंगे। उसको इग्नोर करके तो एक जनरल बात तो हर कोई कह सकता है कि जी महंगाई हो गई, इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अपने जितने फिगर्स हैं और फैक्ट्स हैं उनको सामने रखें तो आप देखेंगे कि पिछले 10 साल से ज्यादा तरक्की हुई है इकोनॉमी में इन 3 साल जो इस हुकूमत के हैं कंपेयर टू पास्ट। अब इसको साथ आप ये भी, इसको जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, उसके साथ साथ आप 2-3 और फैक्टर्स को भी जरूर अंदर रखें जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। एक तो कोविड को आप जरूर उसकी कैलकुलेशन रखें कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमीज का, दुनिया जहान की इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, आप ये जो इंटरनेशनल कमोडिटीज के प्राइसेस हैं उनमें जो इंक्रीज हुआ, जो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ, जो उसमें इजाफा हुआ, उसका इम्पैक्ट हर इकोनॉमी पे हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी जरूर हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम उस जो वेव था, जो हमने एक टाइडल वेव उसको मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स का, उसके बावजूद हमने अपनी जो मईशत है उसको, जो हमारी इकोनॉमी है उसको हमने इम्प्रूव किया है। अब इसके साथ साथ आप ये देखें, और जो आई थिंक मैंने जो ब्रीफिंग ली है अभी, आज ही बल्कि ली है ब्रीफिंग, उसमें जो हकायक आए हैं सामने और फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, उससे ये नजर आता है कि अब कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गए हैं और काफी हद तक नीचे जाना शुरू हो गए हैं। पाम ऑयल के अलावा सारी कमोडिटी के प्राइसेस 30 से 40% नीचे चले गए हैं। इसका इम्पैक्ट जो कैलकुलेशन की जा रही है, इसका इम्पैक्ट अगर सादे अल्फाज में मैं बताऊं तो इसी महीने में आपको नजर आना शुरू होगा। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थे, हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो नजर आया था वो महंगाई का था। उसमें 2 फैक्टर्स थे। एक तो ये जो बैनुल-अक़वामी प्राइसेस थे वो तो नीचे आ रहे हैं, उससे तो कंट्रोल होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो मिडिल मैन का मसला था, जो हमने बजट में भी लेके आए थे कि हम मिडिल मैन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि प्राइसेस उनकी वजह से भी बहुत बढ़ते हैं, उनके ऊपर भी जो इकदाम होने जा रहे हैं इसी महीने, वो भी, उसका भी इम्पैक्ट आपको नजर आना शुरू होगा। चले, अब ये तीसरी चीज जो आपको जी जो आई थिंक जो आप देखेंगे बड़ी जल्द, वो है जो सहूलियात देनी है एहसास प्रोग्राम्स के जरिए उन लोगों को जो एस्टिमेटेड है कि करोड़ा लोग हैं
जिनको सब्सिडीज दी जाएंगी, उसका भी आज इंडिकेट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में। लेकिन मुझे भी मालूम है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोग्राम ऑलमोस्ट अपनी कंक्लूजन तक पहुंच गया है और वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आएंगे तो आपका ये जो ऑपोजिशन का ये जो डिमांड है या जो उनकी बात है कि महंगाई बहुत हो गई, वो सारा जो है उसमें से हवा निकल जाएगी इंशाल्लाह। ओके, चलें अब मैं खुर्रम साहब जरा इस सवाल को थोड़ा अगर आप ब्रीफ मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि फिर मैं जरा ईवीएम वाले मसले पर भी और एक और मामले पे बात करनी है। अब वो कह रहे हैं कि आगे अब देखें एहसास प्रोग्राम भी आ जाएगा, 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आपको नजर आएगा, इंटरनेशनल प्राइसेस भी डाउन होंगी, ये तमाम इफेक्ट जो है वो 2 से 3 महीने में। तो ऑपोजिशन खुद 2-3 महीने में कहां खड़ी है? क्योंकि आप लोगों ने तो कहा था कि ये जो मिनी बजट अगर आएगा या अगर हुकूमत मजीद जो है वो महंगाई करेगी तो फिर हम जो है वो सख्त एहतजाज करेंगे। आप लोगों की क्या पोजीशन है? आप लोग भी इसी तरह चलाते रहेंगे काम जिस तरह बयानात से हुकूमत चला रही है? जी, पहले 2 हक़ाइक़ सामने रखने, फिर मैं आपका सियासी सवाल का जवाब देता हूं। पहला तो ये है कि इमरान खान साहब ने 30,000 अरब का बहुत बड़ा ड्रम बजाया था, ढोल बजाया था, लेकिन अब ये हुकूमत पिछले 3 साल 3 महीने में 20,700 अरब के कर्जे ले चुकी है। तो पाकिस्तान के 71 साल में 30,000 अरब और सिर्फ 3 साल 3 महीने में 20,700 अरब, तो जो 40% है पाकिस्तान के कर्जों का वो इमरान खान ने लिया है, जिसके ये खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने आते ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो डबल कर दी। दूसरी बात ये, एक बहुत बड़ी बात जो है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में एक दाना गंदुम और एक जरा चीनी इंपोर्ट नहीं होती थी, तो लिहाजा उनकी बैनुल अक़वामी कीमतें जो भी हों, पाकिस्तान अल्लाह ताला के करम से उस वक्त गंदुम में और चीनी में खुद मुख्तार था, जिसकी वजह से हम तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास इतनी थी। लेकिन इस हुकूमत ने जो मिसमैनेज किया है एग्रीकल्चर सेक्टर के इनपुट्स को, चाहे वो बिजली है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो खाद है, इन तीनों चीजों की कीमतें जो हैं वो 3 गुना 4 गुना हुई हैं, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में आज गंदुम भी नहीं है, पाकिस्तान में आज चीनी नहीं है, और हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंपोर्ट करके, हम कहते हैं जी हमारा इंपोर्ट बिल बड़ा बढ़ गया है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इस फूड इंपोर्ट का है, जिसके बगैर हम चल नहीं सकते। सर, बट रज़ाक दाऊद साहब ने तो आज कहा है कि वो रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ा है, जो मैं देख रहा था स्टेटमेंट। जी, आप देखिए ना जी कि अगर पाकिस्तान में सफिशिएंट गंदुम होती तो हमें गंदुम ना इंपोर्ट करनी पड़ती, चीनी होती तो चीनी ना इंपोर्ट करनी पड़ती। और जो वजीर खजाना बार बार फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान अब नेट फूड इंपोर्टर है, तो नेट फूड इंपोर्टर आफत इमरानी की वजह से बना है, आफत आसमानी की वजह से नहीं बना। ठीक, जो ऑपोजिशन है उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी सादा और सिंपल है। इंशाल्लाह इस पर बहुत सीरियसली काम हो रहा है कि चूंकि जो मिनी बजट है वो एक फाइनेंस बिल होगा और इस पर हम अपने अंदाजे लगा रहे हैं। अगर इंशाल्लाह हम हुकूमत को इस फाइनेंस बिल पे, जो कि गरीब दुश्मन मिनी बजट है, जो कि तरक्की दुश्मन मिनी बजट है, उस पर डिफीट कर सकते हैं, तो हुकूमत का मजीद आगे चलने का जवाज उसी वक्त खत्म हो जाएगा और हम फिर सियासी तौर पे उस तरफ बढ़ सकेंगे कि पाकिस्तान में इन साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो सके। यहां इनको यही गौर करना है कि ये सब चीजें जो बेयक वक्त खराब हुई हैं, ये अज़राए करम पूरी दुनिया पर ब्लेम ना करें। पूरी दुनिया में महंगाई 4 से 5% है, पाकिस्तान में हमारे सामने फूड जो इन्फ्लेशन है वो 18% है। तो सर अर्ली इलेक्शन पे जाएंगे आप? ये महंगाई की वजह से अर्ली इलेक्शन पे जाएंगे? जी बिल्कुल जाना चाहिए, बिकॉज महंगाई, देखिए सिर्फ महंगाई तो नहीं है ना, पाकिस्तान के कर्जों की मिसमैनेजमेंट है, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की मिसमैनेजमेंट है। ये जो 2 अभी IMF से इन्होंने लेटर साइन किया है, और हमारे सर अगर और आप इस पर भी जवाब दे दें ताकि मैं फिर बैरिस्टर साहब के पास जाऊं तो तफसील से वो भी आपके इन तमाम बातों का जवाब दे सकें कि फिर ईवीएम पे वो कहते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, 50% हो, इस पर हो, तो फिर इलेक्शन अगर कराएंगे तो फिर ईवीएम पे होंगे? फिर जी ईवीएम पे उस वक्त तक पाकिस्तान का कोई इलेक्शन नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलकर
उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सॉफ्टवेयर, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका रीसेट सिस्टम, उसका कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी, ये 4 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, रीसेट और चेन ऑफ कस्टडी। जब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर जो है कंसेंसस नहीं कर लेती, ये हम पर ठोसा नहीं जा सकता। आप कानून में जितनी मर्जी तरमीम कर लें। ठीक, बैरिस्टर साहब। जी सर, मैं शुरू करना चाहूंगा ईवीएम से, जिसका इन्होंने आखिर में जिक्र किया। कानून साजी हो गई है। उस कानून साजी में ये बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि अगला इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होगा वो ईवीएम पे होगा। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद है कि वो हर मुमकिन कोशिश करे कि ईवीएम के जरिए ही इलेक्शन हो। अब जहां तक ताल्लुक है, अच्छी बात की इन्होंने, अच्छी बात है कि 4 कंडीशंस लगाई कि ये चारों कंडीशंस देखनी है। एक के चेन ऑफ कस्टडी क्या होगी कि वो उसकी जो मशीन है वो कहाँ रखी जाएगी, दूसरा के उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है, तीसरा के टेक्नोलॉजी क्या है। कानून ने इसकी बात नहीं की और जायज तरीके से बात नहीं की। ये सारा मामला कि कौन सी मशीन होनी चाहिए, उसको कैसे रखा जाएगा, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर ट्रेनिंग कैसे होगी, उसमें से क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या सॉफ्टवेयर होगा, कितना वक्त लगेगा, ये सारे इख्तियारात जो हैं कानून और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे हम सबको एतमाद है। वो उनका काम है इलेक्शन कराना, उनकी जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। तो ये चारों जो कंडीशंस हैं ये बिल्कुल उनको पूरी करनी चाहिए, होनी चाहिए, और वो करेंगे अपनी जिम्मेदारी पूरी आइन के तहत। और ये अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि पहले ऑपोजिशन की तरफ से ये आ रहा था मौक़िफ़ के ईवीएम मशीन ही नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ही नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अब जो कह रहे हैं कि हाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी मोडालिटीज पे चले गए रखें, तो वो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है यही मैं शुरू से कह रहा था कि ऐसी बातें करें, ऐसी बातें बताएं इलेक्शन कमीशन को भी, हुकूमत को भी, ताकि हम सब एक ही जो ऑब्जेक्ट है, हम सब का एक ही जो मकसद है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। और जो हमें शर्मिंदगी होती है हर इलेक्शन के बाद, जो भी हारता है वो ये कहता है कि इलेक्शन साफ शफाफ तो सर ये अगर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद जो चीजें हैं, ज़ाहिर कानून ने तो सिर्फ ये बताना था कि ये इस तरह इलेक्शन कराया जा सकता है या कराना चाहिए, या दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी का यूज होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको लगता है कि अभी तैयार है पूरी तरीके से, क्योंकि लोकल बॉडीज तो ये सर पे खड़ा हुआ है, तो क्या वो प्रोक्योरमेंट कर लेगा? ये जो सवालात उठ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, उसकी चेन ऑफ कमांड से लेके, वुड दे बी एबल टू डू दैट? मैं एक ब्रेक अगर मुझे लेना है, ब्रेक के बाद अगर आप इस पर जवाब ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपके पास टाइम होगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जी बैरिस्टर साहब, आप ब्रेक से पहले उस पर बात करना चाह रहे थे कि किस तरीके से ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर सकेगा। जी, तो अब आपने दूसरा एक सवाल पूछा था ब्रेक से जाने से पहले कि अगर ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो पंजाब में होने जा रहे हैं, जी जी, जो उम्मीद है कि फरवरी मार्च में हो जाएंगे, उसके लिए अगर ईवीएम की अगर शिक रख दी जाए तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर? वहाँ थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन इसलिए आ जाए क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पंजाब में 3 या 4 महीने में इतनी ईवीएम मशीनें लग सकती हैं कि वो पूरा कवर कर ले। ठीक सर, लोकल बॉडीज एक्ट में जो है वो चीफ मिनिस्टर ने ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन की शिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, लोकल बॉडीज एक्ट। जी दे दी है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल लग नहीं रहा मुझे। बेहतर ये हो अगर उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी लचक दे दी जाए कि वो जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स हैं या एरियाज हैं, जिस तरह लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, जिस तरह के तकरीबन जो 9 हैं बड़े सिटीज के अंदर जो है वो बड़ी जो कर लिया जाए, ताकि वहां जी कर लिया जाए, वहां एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और जो खदशात हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे, तो वो ज्यादा एक बेहतर स्टेप हो मेरी नजर में। ठीक सर, आप बहरहाल ये मामला
ओके, जाएगा प्रोविंशियल असेंबली में और ये फिर आगे होगा। बिल्कुल। जहां तक ये बजट की बात कर रहे थे, वो भी मैं थोड़ा सा जिक्र करता चलूं एक सिंपल अल्फाज में। हमारे जो आइन के जो हमारे बनाने वाले थे, फोर फादर्स जिनको कहते हैं हम आइन के, वो बड़े अक्लमंद लोग थे। उन्होंने पहले एक जो जिसको फाइनेंस एक्ट, जिसको बजट कहते हैं आप, वो जून में लाने का फैसला किया आइन के तहत, और उसमें एक बड़ा प्रोसीजर बनाया कि वो नेशनल असेंबली में होगा, वहां भी एक डिबेट होगी, कमिटीज के पास भी जाएगा, फिर सेनेट में आएगा, वहां भी डिबेट होगी, और फिर ये पास किया जाएगा जिसमें हर किस्म का मौकफ सामने आ जाएगा। और ये बजट जो है वो पूरा साल का 360 डिग्रीज पूरे सर्कल के साथ वो सब चीजें जो हैं मामलात को सामने रख के बनाया जाए, और उसमें ताकि वो एक हमें सबको पता चले जून या जुलाई में कि आगे आने वाले साल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो फोर फादर्स थे, उन्होंने ये भी फैसला किया कि जरूरी नहीं है कि आपने जो फैसला जून में किया वो अगस्त या दिसंबर के करीब आके वो सारी चीजें उसी तरह चलें जो आपने कैलकुलेट की थी, क्योंकि वो प्रोजेक्शंस होती हैं, वो फ्यूचर तो कोई नहीं जानता। उसमें इंटरनेशनल कमोडिटीज के प्राइसेस क्या होंगे, क्या तब्दीलियां आएंगी, डोमेस्टिक सिचुएशन क्या होगी, वो सारा मद्देनजर रखना। अच्छा सर, स्टे एट दिस पॉइंट सर। ओके, स्टे एट दिस पॉइंट में एक चीज मैं कानूनी बात नुक्ता आपका समझ गया कि क्यों मिनी बजट आता है, बजट आ सकता है, बजट के बाद मिनी बजट लाया क्यों जाता है। जो उस वजीर खजाना थे शौकत तरीन साहब, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने इस पर क्या कहा था, आपको जरा सुनवाता हूं। मिनी बजट उस वक्त आते हैं अगर आप सोच समझ के बजट ना बनाएं, तो हमने तो इस वक्त बड़ी सोच विचार से ये बजट बनाया है। ये जो मिनी बजट है इसको कब प्रेजेंट करना है, ये आपको अनाउंस करना पड़ेगा। हम कर देंगे नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक हम कर देंगे, नेक्स्ट वीक कर देंगे। सर, मुझे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिनी बजट जब आते हैं जब बजट सोच समझ के ना बनाए जाएं। नदीम मलिक साहब को कहा हम जल्द ले आएंगे, अब तो खैर ये आ ही रहा है, सब पता ही चल गया। तो ये क्या मतलब उस वक्त सोचा समझा नहीं था या ये क्या था सब? नहीं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था मैं कि जो जब आप बजट बनाते हैं तो बजट का मतलब भी ये है प्रोजेक्शन, यानी कि आपने फ्यूचर में बहुत सारी अजम्पशंस की होती हैं, आप बहुत सारी चीजें अज्यूम करते हैं कि अगर इस तरह होगा तो उस प्रेडिक्शन के तहत हम इस तरह करेंगे। लेकिन जब वो अजम्पशन चेंज हो जाए तो फिर जरूरी है कि आप भी उसको तब्दील करें। इसको मिनी बजट नहीं आप कह सकते। ये हर हुकूमत में हर साल आप देखें तो सर उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं मेन बजट में, राइट, और जो तरमीम सर सही है, वक्त थोड़ा कम है सर। मैं क्योंकि जी खुरम साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं आप इसे मिनी बजट नहीं कह सकते, ये तब्दीली ये चेंजेस आते रहते हैं, और वजीर खजाना जो है वो ये कह के हटे थे कि जी सोचे समझे बगैर बनता है, अब वो कह रहे हैं हम मिनी बजट ही ला रहे हैं। जी, वजीर खजाना साहब को पहले अपनी गुफ्तगू एहतियात से करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। उस वक्त तो आसान था ना, जब IMF से आपकी बात नहीं हुई थी। जिस किस्म का शर्मनाक मुआहदा और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया इन्होंने IMF के साथ, ये मिनी बजट उसका नतीजा है। ये उसकी शाखसाना है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कॉम्प्रोमाइज करने का, जिसकी वजह से ये आ रहा है। और ये पाकिस्तान के गरीब जो हैं, जो पहले ही अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई से जिनके गले कट गए हैं, बिजली की कीमतें बढ़ने से गले कट गए हैं, गैस की कीमतें बढ़ने से गले कट गए हैं, ये मिनी बजट की हम भरपूर मजामत करेंगे। और ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो नीलाम घर में है, एटमी ताकत घुटनों पर है और अवाम फांसी घाट पर है। और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत के कंट्रोल में कोई चीज नहीं आ रही। ये EVM का जितना मर्जी शोर डाल लें, मैं फिर दोहरा दूं, चाहे वो पंजाब का लोकल बॉडीज हो, चाहे वो KP का लोकल बॉडीज हो या जनरल इलेक्शन हो, जब तक तमाम सियासी जमातें इसको डिस्कशन नहीं करती, जो नया इन्होंने कानून बोलडोज किया है उसमें 2 अल्फाज हैं, सीक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 2 मयार जो हैं, अगर हम समझ लेंगे कि ये जो हुकूमत जिस किस्म की टेक्नोलॉजी प्रपोज कर रही है, ये सीक्रेसी और उस ट्रांसपेरेंसी पर पूरा नहीं उतरते, वेरीफाइबिलिटी पर पूरा नहीं उतरते, तो कोई पाकिस्तान में EVM इस्तेमाल नहीं हो सकती। और ना ही हम होने देंगे, क्योंकि असल में तो ये हुकूमत जो RTS सिस्टम की पैदावार है,
ये दोबारा इलेक्शन को चोरी करना चाहते हैं ईवीएम के जरिए। थैंक यू वेरी मच। सगीर साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब दोनों मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान वजारत खजाना मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि ये मिनी बजट जो है क्या लेकर आ रहा है, क्या जो है वो मसाइल आगे पैदा होंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। जी वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, तर्जुमान हैं वजारत खजाना के। मुजम्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं जरा 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। ये जो मिनी बजट आ रहा है, 360 अरब के नए टैक्सेस लगने हैं, महंगाई का तूफान आएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस सब जा रही हैं। आपकी हुकूमत को इन तमाम चीजों का इदराक है या सिर्फ आशारिये डिजिट्स बता के ही जो है वो आवाम को तसल्ली दी जाएगी? सबसे पहले तो जो है ना, मिनी बजट के एक कंसर्न को दूर करना चाह रहा हूँ मैं। और मिनी बजट जो है, देखें, कोई पाकिस्तान में नई चीज़ नहीं है। नंबर एक, 2004-05 से आप 2018 तक जाएं तो हर साल मिनी बजट आता रहा। इस हुकूमत ने पहला मिनी बजट आते ही दिया, क्योंकि इनका असल बजट था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो है इलेक्शन से पहले एक अपना बजट देने की कोशिश की, तो वो तो एक बजट बनता था, तो वो एक मिनी बजट हो गया। फिर उसके बीच में 2 साल और गए और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन 2 सालों में मिनी बजट नहीं आया। बड़ी अखबारात ने लिख के कोशिश की कि जी अभी मिनी बजट आएगा, बड़े न्यूज़ एंकर्स ने बात की, लेकिन पिछले 2 सालों में एक भी मिनी बजट नहीं आया। अब मिनी बजट आता क्यों है? मिनी बजट इसलिए आता है कि जो आप टैक्स के तखमीने या अहदाफ अपने लिए सेट करते हैं, आप उससे अगर पीछे हो जाएं तो फिर आप मिनी बजट लाते हैं ताकि आप अपने टैक्स को जो है बढ़ा सकें, तो आप टैक्स की शरह बढ़ा देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। मिनी बजट जो है एक आपकी इंटरप्रिटेशन है और वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा सुनवाइएगा जी। मिनी बजट उस वक्त आते हैं अगर आप सोच समझ के बजट ना बनाएं, तो हमने तो इस वक्त बड़ी सोच विचार से ये बजट बनाया है। आप लोगों ने बजट तैयारी से नहीं बनाया था, इसलिए आपको मिनी बजट जो है वो देना पड़ रहा है? देखें, मेरी इंटरप्रिटेशन और उनकी इंटरप्रिटेशन में 1% की भी जो है डेविएशन नहीं है। मैंने क्या कहा आपको कि हमने जो टैक्स अहदाफ अपने लिए रखे थे, हम उन अहदाफ से आगे जा रहे हैं। यानी कि हमारी गलती ये है कि हमने अहदाफ कम क्यों रखे या अहदाफ हासिल क्यों कर लिए, ये आप गलती शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो अपने अहदाफ से ऊपर जा रहे हैं। तो अब मेरा कहने का मकसद यही था कि जो हमारे ये मिनी बजट है, इसमें हमारा IMF से जो है 6ठा रिव्यू मुकम्मल हुआ है और उसमें IMF से हमने कुछ वादे किए हैं जो 1994 से चलते आ रहे थे, और इस दफ़ा हमने ये सोचा कि हम वो वादे करेंगे जो हमसे पूरे हो सकें। तो IMF ने और हमारे दरमियान IMF ने हमें कहा कि आप इनकम टैक्स की छूट को ख़त्म कर दें जो एक आम आदमी को दी हुई है, कुछ जो है प्रोविडेंट फंड्स को, जो पेंशन के फंड्स हैं उनको दी हुई है। हमने IMF से कहा कि जी नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। तो IMF ने हमें तकरीबन 300 अरब रुपए के वो इनकम टैक्स जो बराह रास्त किसी की आमदनी पे लग सकते हैं, उसको हमने नहीं लगाने दिया। फिर IMF ने हमें कहा कि 450 अरब रुपए की सेल्स टैक्स की जो छूट है, जो बहुत बड़े बड़े इदारों को मिली हुई है, उनके प्रोडक्ट्स में मिली हुई है, जो मैं और आप जो बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उस पर है, IMF ने कहा, और कुछ आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें, इन तमाम पे छूट को ख़त्म करें। हमने IMF को कहा हम इस पे तैयार है, लेकिन इसमें से हम वो चीज़ें जिन पे आम आदमी का असर हो सकता है उसकी छूट नहीं ख़त्म करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। जो आम आदमी के इस्तेमाल में खाने पीने की अशिया उस पर नहीं लग रहा, खाद पे नहीं लग रहा, ट्रैक्टर्स पे जो रिड्यूस रेट है वही लगेगा, पेस्टिसाइड्स जो हैं जो रिड्यूस रेट है वही लगेगा। लगेगा किस पे? मोबाइल फ़ोन पे। अगर कोई किसी ने $1000 का मोबाइल फ़ोन यानी कि आईफोन टाइप की कोई चीज़ ली है उस पे लगेगा, $600 वाले फ़ोन पे लगेगा। हो सकता है कि इंपोर्टेड जो हम कपड़े, जो ब्रांडेड शूज़ वगैरह मंगाते हैं, इस तरह की चीज़ों पे लगेगा। 55,000 अरब रुपए की इस साल हमारी मईशत है, यानी कि लोग जो है मजमूई तौर पे 55,000 अरब रुपए कमाएंगे, उसमें से 350 रुपये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 55 रुपये अगर किसी की आमदनी हो तो उसमें से 35 पैसे हम ये टैक्स लेंगे। अच्छा, अब वो जो अगर टैक्स ले भी लिया हमने, गलती से आ गया, तो वो कहाँ जाएगा वापस? या तो हम कर्जा कम लेंगे या तो हम आवाम की फलाह पे, यानी कि अमीर से लेके गरीब पे लगा देंगे। ये सेल्स टैक्स की मैकेनिक्स ही होती है। तो इसमें गलती क्या है, गुनाह क्या है? अब आप अगर कह रहे हैं कि नहीं मैंने अशरफिया को प्रोटेक्ट करना है आदिल भाई, और आप जो है वो गलत कर रहे हैं, तो फिर हम इस चीज़ का जो एडमिशन देते हैं हम गलत सर। अशराफिया को प्रोटेक्ट करने का इल्जाम तो हुकूमत के अपने ऊपर लगता है ना, ये जब आपने बहुत सारी छूट दी नहीं, ये तो हम इस पर्टिकुलर तो मैं जरा मुझे सवाल करने दें कि ये अशराफिया पे इल्जाम तो आप पे लगता रहा है कि कभी गंदम, कभी चीनी, कभी जो है वो
और इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज को जिनको छूट मिलती रही वो नीचे पास ऑन उस तरीके से नहीं हो सका। लेकिन जो एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टॉक आपकी क्यों जो है वो गिर गई है, आपकी जो है वो डॉलर जो है वो आज बुलंद तरीन सतह पे खड़ा हुआ था। ये तमाम सवालात तो हो रहे हैं ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ा ली है। दूसरी बात यह है कि जो आपका इंपोर्ट का बिल है, आज शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि वो अक्टूबर में टोटल 6.3 बिलियन था, रजाक दाऊद साहब ने, आपके जो मुशीर तिजारत हैं, वो बढ़ गया था। आपकी इंपोर्ट्स भी तो बहुत बढ़ गई हैं। इन दो तीन चीजों को भी जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। पाकिस्तान में ना हर आने वाले दिन 1947 के बाद से लेकर वो उस दिन जो है ना बुलंद तरीन सतह में रहा है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर इसाक डार आए थे तो 88 रुपए में डॉलर वो 115 रुपए में छोड़ के गए, तो उनके दौर में भी बुलंद तरीन सतह पे गया। पीपल्स पार्टी आई थी 58 रुपए में लेकर आई थी और 88 रुपए में छोड़ा। मुशर्रफ साहब आए थे 46 में लिया था, 58 में छोड़ा। तो कहने का मतलब ये कि जब ये आप सेंटेंस यूज करते हैं ना, तो ये हर हुकूमत पे फिट होता है, ये सिर्फ इस हुकूमत पे फिट नहीं होता। तो इसकी पहले तो हमें जो है ना ये आवाम तक बात पहुंचानी चाहिए। दूसरी बात, हमारी हुकूमत ने अब जो फैसला कर लिया कि हम शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे जो है ना करेंसी को यूज करेंगे। और शॉक एब्जॉर्बर का मतलब मैं आम अल्फाज में समझा दूं, जो गाड़ी में जंप्स कहते हैं, जिसको ये बाइक में जंप्स होते हैं, खड्डा आए तो जो है आपको झटका कम से कम लगे। इस दफा जो है 2008 से बड़ा क्राइसिस आया है और ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, पूरी दुनिया इसके लपेटे में आ गई है। हमारे जो अभी जो रिजर्व्स हैं वो अभी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हैं, तकरीबन 16 अरब डॉलर कल का स्टेट बैंक का फिगर है, और 3 अरब डॉलर मंडे को आ जाएंगे, 19 अरब डॉलर। पिछली हुकूमत हमें 9.5 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी। तो हमने कौन सी ये गलती कर दी अगर हमने इस चीज को एज ए शॉक एब्जॉर्बर यूज किया। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सारे डॉलर की बात करते हैं, डॉलर 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 जो है 12% गिरा है मई 2012 या 13% हो गया अब मई 2021 से, ठीक है। लेकिन जापानीज येन के अगेंस्ट जो है डॉलर, जो हमारा रुपया जो है वो 1% गिरा है। यूरो के अगेंस्ट हमारा जो रुपया 5% गिरा है। तो आप अदर इंटरनेशनल करेंसी से भी तो मवाजना करें। क्यों बार बार हम एक जगह को और एक ही, जिसे कहते हैं वो घोड़े की नाल लगा के जो हम उसकी तरफ देखते हैं। सर आपकी मनी ऑफ एक्सचेंज तो डॉलर ही है ना, आप ट्रेड तो डॉलर में ही करते हैं, आप रिजर्व तो डॉलर में ही दिखाते हैं। लंदन जाते हैं, नहीं मैं गुजारिश कर लूं, मैं जरा गुजारिश कर लूं, पाउंड लेते हैं सर। वो आप पूरी दुनिया में जिस मुल्क में जाएंगे उसकी करेंसी लेंगे, लेकिन दुनिया में ट्रेड तो डॉलर से होती है ना। आप अपने रिजर्व तो डॉलर में दिखाते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते हमारे इतने, अगर आप डॉलर की जगह रुपए दिखाना शुरू करेंगे फिर तो पता नहीं कितने खरबों रुपए आप दिखा सकते हैं कि हमारे रिजर्व में इतने खरबों रुपए पड़े। नहीं आदिल भाई, आप इधर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। जब हम यहां से लंदन जाते हैं तो पाउंड स्टर्लिंग लेते हैं। पाउंड स्टर्लिंग शायद 13% के हिसाब से नहीं बढ़ा पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में। हम यूरोप जाते हैं तो यूरो लेते हैं। अगर हम टर्की जाते हैं तो हम लीरा लेते हैं, और लीरा जो है आज से साल पहले हम जितने का ले रहे थे अब हमारे रुपए में डबल मिल जाएंगे। मुजम्मिल भाई, आप जब बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के जाने की, करेंसी की बास्केट को देखना होता है, उसमें भी आप ये देखें ना, जब आप जब उन मुल्कों को भी आप पेमेंट करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं तो डॉलर में करते हैं। नहीं वो कन्वर्जन होती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। लोग समझते क्यों नहीं है इस बात को। अच्छा चले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको लगता है कि हम जो है हमने बड़ा गंदा परफॉर्म किया करेंसी में। चले, जापानीज इकोनॉमी को तो आप मानते हैं, उसको भी कचरा इकोनॉमी मानते हैं। बिल्कुल। वो जो है 14% गिरी है इसी पीरियड में उसकी करेंसी। अच्छा, यूरो जोन को भी कोई तगड़ा मुल्क, यानी कि एक जोन यूरो जो है पूरा यूरोप, उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है ना जो कंडीशन। नहीं पर कैपिटा इनकम की बात ही नहीं है ना सर। उनकी कंडीशन भी इकोनॉमिक ऐसी नहीं है ना सर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं करेंसी का पर कैपिटा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अगर उनकी करेंसी डीवैल्यू भी हो रही है तो उनकी जो करेंसी डीवैल्यू हो भी रही है, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो डैमेज पास ऑन हो जाए पब्लिक पे उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में होता। नहीं आपको किसने कह दिया? इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन वहां बिजली और गैस की कीमतें हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं कि पास ऑन नहीं हो रहा? आप तो मेरे ख्याल से बात करते हैं, आपको तो काफी सर्कल बाहर के मुल्क में, जरा उनसे रिफ्रेश करें। सर ये मुझे बताएं, बाइंग पावर हमारी और उनकी सेम है? देखिए, बाइंग पावर को आप कंपैरिजन कैसे करते हैं? एक चीज होती है परचेजिंग पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर हमारी पर कैपिटा 1600 है तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी $5000 के बराबर है। और दूसरी बात, बाइंग पावर पे आ जाएं। आप हमेशा से ये पर कैपिटा को ले आते हैं, मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूं।
अभी हम दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें कि आपकी 20 लाख रुपए महीना आमदनी है और मेरी जो है 2 लाख रुपए आमदनी है, तो दोनों की मिला के मजमूई तौर पे 22 लाख हो गई और अब दोनों की पर कैपिटा इनकम 11 लाख हो गई। अब मैं किसी को बोल सकता हूं कि मेरी 11 लाख आमदनी है? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।